So hello and welcome to Helios Coaching. This is our fourth video from our series जिसमें हम जे सिविल की HPRC के द्वारा निकाली गई जे पोस्ट के बारे में आपको ओरिएंटेशन दे रहे हैं. सो ये फोर्थ वीडियो है हमारी सर्विंग की, जिसको हम शुरू करते हैं. पिछले लास्ट वीडियो से अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो यू कुड गेट अ रेफरेंस की लास्ट में हमने बात करी थी सर्वे को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेम्स. और ये कैसे है, देखिए पहला इसमें जो है वो है बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट. अब यहाँ बात ये हो रही है कि आप जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे थे उसके अकॉर्डिंगली ही उस इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से सर्वे का नाम चेन सर्वे पड़ गया. जैसे मैं यहाँ पे चेन यूज कर रहा हूँ तो चेन सर्वे पड़ गया. आगे आपकी वीडियो में हम ये जानेंगे कि चेन क्या होती है, चेन के टाइप्स क्या होते हैं, है ना, और इसके अलावा बहुत सारी इसकी इंफॉर्मेशन आपको मैं दूंगा. तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हुए कंपास सर्वे की बात करते हैं. कंपास सर्विंग ऐसा है कि अगर आप सर्विंग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ कंपास, सो दैट इज कॉल्ड कंपास सर्विंग. थर्ड वन इज प्लेन टेबल सर्विंग. इसमें ग्राफिकल मेथड है ये. इसमें हम एक प्लेन टेबल लगाते हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स जो हम प्लेन टेबल में यूज करते हैं, एलिडेट में क्वेश्चन आता है सब व्हाट इज फिड्यूशियल एज, है ना. फिर आपके पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज प्लम बॉब. फिर आपके पास क्वेश्चन आता है प्लेन टेबल सर्विंग में कि हाउ डू वी ओरिएंट अ ट्राइपॉड. फिर आपके पास उसके बाद 2 पॉइंट प्रॉब्लम्स, 3 पॉइंट प्रॉब्लम्स. ये एडवांस क्वेश्चन है प्लेन टेबल सर्विंग की, हम आगे बात करेंगे. नेक्स्ट चलते हैं. सो दिस इज सेकेंडरी क्लासिफिकेशन एंड इट्स कंटिन्यूएशन. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टाइप का सर्वे जो है थ्योडलाइट सर्वे है. इसका नाम इसके इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से पड़ा है. लाइकवाइज मैं थ्योडलाइट सर्वे की बात करूं तो ये आपका सर्वे जो है ये आप देख सकते हैं कि चेन सर्विंग, आई एम सॉरी, ये आपका लीनियर मेजरमेंट जब आप कोई करते हो चेन से या टेप से, है ना, तो ज्यादा एक्यूरेट है. इवन थ्योडलाइट जो आपका है आपका ये एंगल से मेजर कर सकता है, तो ये कंपास सर्वे से भी ज्यादा एक्यूरेट होता है. नेक्स्ट बात करेंगे हम टेक्योमेट्रिक सर्वे की. तो टेक्योमीटर बेसिकली एक थ्योडलाइट ही है जो कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस इवन आपके वर्टिकल डिस्टेंसेस और एंगल्स को भी मेजर कर सकता है. टू बी स्पेसिफिक वर्टिकल एंगल्स. नेक्स्ट है फोटोग्राफिक सर्वे. फोटोग्राफिक सर्वे आमतौर पे एरियल सर्वे होता है. इसमें हम एरियल कैमरा जो कि फिटेड होता है टुवर्ड्स एन एरियल एयरक्राफ्ट और वहां पे हम इसको फिर बेसिकली इंफॉर्मेशन लेते हैं. नेक्स्ट वन इज ईडीएम सर्वे. ईडीएम स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट. तो इसमें हम क्या करते हैं कि अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं. सबसे जो फेमस और सबसे जो आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे है और सबसे जो मॉडर्न है दैट इज कॉल्ड अ टोटल स्टेशन. ये हर चीज का काम कर सकता है अकेले, है ना, तो इसे हम कहते हैं एडीएम. ओके, नेक्स्ट विल मूव ऑन टू द सर्विंग बेस्ड ऑन मेथड्स. अब ये सर्विंग में जितने भी मेथड्स हैं उसके हिसाब से अब पहला मेथड की बात करते हैं. यहां पे लिखा है ट्रायंगुलेशन सर्वे. ट्रायंगुलेशन सर्वे का मतलब बहुत सिंपल है. ट्रायंगुलेशन मींस आप अपने एरिया को यू विल डिवाइड इट किसमें, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में. अब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक बहुत बड़ा एरिया है, आप उस एरिया को कैसे कर रहे हो, छोटे छोटे ट्रायंगल्स में आप उसको डिवाइड कर रहे हो. लाइकवाइज आप पूरे एरिया को ट्रायंगल में डिवाइड कर दोगे. अब यहाँ क्वेश्चन जो आता है टेक्निकल या आप कंसेप्ट की बात करें तो हम ट्रायंगल्स में ही क्यों डिवाइड करते हैं अपने एरिया को, बिकॉज ट्रायंगल आपका सिंपलेस्ट 2D फिगर है टू इवैल्यूएट टू कैलकुलेट द एरिया, है ना. अगर यहाँ पे मैं एक सर्कल से डिवाइड करता या मैं एक स्क्वायर से डिवाइड करता तो एब्रप्ट एजेस रह जाते तो एरिया की कैलकुलेशन में एरर बनते हैं. बट ट्रायंगल आपका एक ऐसा फिगर है जो कि कहीं ना कहीं एंड पे अपने आप को क्लोज कर ही देगा. तो इट इज अ सिंपलेस्ट 2D फिगर. फॉर दैट सेंस हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ट्रायंगुलेशन में हम ट्रायंगल्स ही बनाते हैं. अब यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि ट्रायंगुलेशन जब आप करते हो तो क्या होता है एक वेल कंडीशन ट्रायंगल, क्या होता है एक बैड कंडीशन ट्रायंगल, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब कंपास सर्विंग के बारे में डिटेल करेंगे. जब हम चेन सर्वे के बारे में डिटेल में बात करेंगे. नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेवर्स सर्विंग. अब जब मैंने ट्रायंगुलेशन सर्वे बोला तो यहाँ जो डिवाइस है वो चेन सर्वे लिंक्ड है, क्योंकि चेनिंग के टाइम पे हम ट्रायंगुलेशन करते हैं. हालांकि मेथड जो है वो ट्रायंगुलेशन है, इसलिए इसका नाम ट्रायंगुलेशन सर्वे पड़ा. वैसे ही जब मैं कंपास यूज करूंगा
और कंपास से मैं अगर एरिया की कॉम्पिटिशन करने की कोशिश करता हूँ, एंगल्स वगैरह मेजर करता हूँ, उस केस में जो मेरा एरिया मैं बनाऊंगा वो कैसे बनाऊंगा, एक ट्रेवर्स के हिसाब से बनाऊंगा। सो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास ये एक ट्रेवर्स है जो कि कंपास इंस्ट्रूमेंट से लिंक्ड है, लाइकवाइज ट्रायंगुलेशन इज लिंक्ड विद द चेन। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स, भी हम सर्विंग को अलग अलग नामों से जानते हैं। पहला है जियोलॉजिकल सर्वे। सो बहुत सिंपल है, हम ऑलरेडी अपनी ओरिएंटेशन क्लास 1 में इसके बारे में बात कर चुके हैं। सो जियोलॉजिकल सर्वे इज एक सर्वे जो अर्थ का हो रहा है, जियो का मतलब ही अर्थ है, अर्थ के फीचर्स का सर्वे होगा। टेरेन का, टेरेन क्या है, टेरेन है कि अगर फीचर्स की बात करें, एब्रप्ट है, स्लोपी है, फ्लैट ग्राउंड है, जो फीचर्स मेरे अर्थ के रहते हैं ना, उसको हम बोलते हैं जियोलॉजिकल सर्वे। नेक्स्ट इज माइन सर्वे। माइन सर्वे क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर मेरे को फ्यूचर किसी एरिया में माइनिंग करनी है या टनलिंग करनी है तो मेरे को पता होना चाहिए वहां पे एरिया की एक्सप्लोर करने के लिए वहां पे किस तरीके के फीचर्स हैं और कहाँ पे क्या तरह के मिनरल्स मिल रहे हैं, तो उस सर्वे को करते हैं, उसको कहते हैं मिनरल माइन सर्वे। नेक्स्ट बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ऐसा है कि अगर पुरानी सिविलाइजेशन के बारे में सर्वे हो रहा है, किंगडम्स, फोर्ट्स, टेम्पल्स एक्सेट्रा, तो इसमें ज्यादा टाइम ना लगाते हुए आगे चलते हैं। मिलिट्री सर्वे, मिलिट्री सर्वे भी सिंपल ही है, जिसमें हम क्या बोल रहे हैं, ऐसा सबसे कॉमन एग्जांपल मैंने लास्ट क्लास में बता रखा है, ओएफसी की जो लेइंग होती है जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है ना, आर्म फोर्सेस के लिए, तो वहां पे ओएफसी की जो लिंक करेंगे वो कैसे करेंगे, उससे पहले आपका इनिशियल लेवल पे मिलिट्री सर्वे तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दिस क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फील्ड। अगर नेचर ऑफ फील्ड की मैं बात करता हूं तो आप पहला है कि मेरा अगर सर्वे लैंड पे कंडक्ट हो रहा है तो मैं इसे लैंड सर्वे बोलूंगा। सर्वे अगर पानी में कंडक्ट हो रहा है तो उसको मरीन सर्वे बोलेंगे। और सर्वे अगर मेरा स्पेस में या स्काई में कनेक्ट हो रहा है या एक लेवल ऊपर कनेक्ट हो रहा है जहां पे, है ना, मैं बात करूं जैसे लेटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, एजिमुथ्स की, तो लोकल टाइम की, तो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे उसको हम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सो दिस इज अ ग्लिम्स जिसमें वी कैन टॉक अबाउट प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। प्रिंसिपल्स क्या रहते हैं सर्वे के, जिसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं फर्स्ट में, थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं अभी थोड़ा सा। ओके, तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज वर्किंग होल टू पार्ट। होल टू पार्ट का मतलब क्या है, हम एक लार्ज एरिया से सर्वे को स्टार्ट करेंगे। लेट अस सपोज कोई ट्रायंगुलेशन ही कर रहे हैं हम, तो एक बड़े ट्रायंगल को यहां से इंफॉर्मेशन को कोड करते हुए क्लोज करेंगे छोटे एरिया पे। ऐसा करने से होगा क्या कि मेरे जो एरर है वो एक्यूमुलेट नहीं होंगे। तो अगर मैं इसका कॉन्ट्ररी करता हूं कि मैं छोटे एरिया से, यानी इस पॉइंट से अगर मैं बढ़ता हूं अपनी डायमेंशंस को मेजर करते हुए यहां से यहां से यहां, तो इन द एंड क्या हो सकता है, इन द एंड मेरे एरर्स सबमिट हो सकते हैं, देयर विल बी एन एक्यूमुलेशन ऑफ एरर। सो पूरा पॉइंट ही खत्म हो जाएगा सर्विंग के प्रिंसिपल का, इसलिए हम बोलते हैं होल टू पार्ट ही सही चीज है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज वी नीड टू लोकेट अ पॉइंट बाय एटलीस्ट 2 मेजरमेंट्स। सिंपल इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं बहुत ही लेमन बात करते हैं, अगर मैं चेन सर्वे कर रहा हूं किसी लीनियर मेजरमेंट के लिए, तो मैं उसको डबल चेक करूंगा यूजिंग अ टेप, जिसमें मैं क्या यूज कर लूंगा, लेट अस सपोज कोई 2 लाइन्स है, तीसरी वैसे ही हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, तो मैं कहीं ना कहीं पाइथागोरस लगा दूंगा। इधर भी लीनियर मेजरमेंट हो रखी है चेन सर्वे के थ्रू, यहां भी हो गई टेप के थ्रू, तो दोनों के रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सेम आएंगे, तो मैं बोल सकता हूं कि डबल श्योरिटी पे चल रहे हैं। तो ये प्रिंसिपल भी है, प्रिंसिपल ऑफ सर्वे कहने का मतलब है यू नीड टू लोकेट अ पॉइंट बाय एटलीस्ट 2 मेजरमेंट्स। ये बहुत लेमन तरीके है इस चीज को एक्सप्रेस करने का, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दोनों चीजें याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं।
दिस इज अ ग्लिम्स जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। सो अगर आप होल टू पार्ट बात करते हैं तो वही बोला गया है यहाँ पे कि आप एक बड़े एरिया को कंट्रोल पॉइंट लेकर चलेंगे और छोटे एरिया की तरफ जाएंगे तो यू गेट अ हाई प्रिसीजन और एरर की संभावना जो है बहुत ही मिनिमाइज आती है। अगर आप पार्ट टू होल करेंगे तो एरर वैसे ही सबमिट करेंगे। सो आप रीड कर सकते हैं, इवन यू विल गेट पीडीएफ फॉर दिस जो आप पढ़ सकते हैं बाद में भी। नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे अगेन वही बात हो रखी है कि जब आप होल टू पार्ट से वर्क करते हैं तो आप करते क्या है, एरिया को आप डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ डेविएशंस में और एक वेल कंडीशन ट्राइंगल बना लेंगे। वेल कंडीशन ट्राइंगल क्या होता है, जिसके तीनों एंगल्स अप्रोक्सीमेट 60 डिग्री के बराबर होते हैं, है ना। बट अगर मैं बोल दूं तीनों एंगल्स 60 ही हैं तो उस पर वेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेस्ट कंडीशन ट्राइंगल। और एक क्वेश्चन आता है बैड कंडीशन ट्राइंगल, जिसमें मेरा एंगल 1 लेट अस से 20 डिग्री है, एंगल 2 30 डिग्री है और एंगल 3, एज वी नो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल 180 डिग्री होता है। सो जो मेरा एंगल 3 आएगा वो आ जाएगा 180 माइनस 50, इन दोनों का सम टोटल विच विल बी 130 डिग्री। सो अगर मेरा एंगल एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है, दोनों केसेस में मैं बोल सकता हूं इट विल लीड टू अ बैड कंडीशन ट्राइंगल। और सर्वे में खास तौर पर ट्राइंगुलेशन की जो मैं बात करता हूं, वी ट्राई टू एलिमिनेट दोस। नेक्स्ट चलते हैं। अगेन यू विल गेट दिस इन योर पीडीएफ्स, तो ये उसी के बारे में बात हो रखी है विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। नए टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज रिगार्डिंग टू मेजरमेंट। अब मेजरमेंट सर्विंग में दो टाइप की हो सकती है, एक इज लीनियर और सेकंड वन इज एंगुलर। लीनियर मतलब लेंथ वाइज और एंगुलर तो आप जानते हैं कि यहाँ पे एंगल्स की कैलकुलेशन होगी। फॉर रेफरेंस वी हैव सम यूनिट्स हियर। देखो अगर मैं इसमें बात करूं तो कुछ सिस्टम रहते हैं हमारे पास यूनिट्स के, एक एमकेएस, एक एफपीएस, एक एसआई, एक सीजीएस। आई होप ये आप सबको बताइए कि एमकेएस में एम का मतलब क्या है। सो दिस इज सेकेंड फॉर टाइम, दिस इज किलोग्राम फॉर मास एंड दिस इज मीटर फॉर लेंथ। लाइकवाइज ये इसका छोटा वर्जन है ना, लेंथ, मास एंड टाइम, सेंटीमीटर, ग्राम्स एंड सेकेंड्स। और ये जो है ये ब्रिटिश सिस्टम है, इसमें हम लेंथ को फुट में मेजर करेंगे या फीट में मेजर करेंगे, मास को पाउंड में और टाइम जो है वो ग्लोबल कंसेप्ट है तो सेकेंड में ही रहेगी। दिस इज योर सिस्टम इंटरनेशनल। अब यहां बात करें तो 1 फुट 12 इंचेस होते हैं, एवरीबडी ऑफ यू माइट बी नोइंग दिस। बट यहां पे एक थोड़ा सा इंसाइट लेते हैं। क्या आप जानते हैं 30 सेंटीमीटर का स्केल 12 इंचेस का ही होता है? उसी को मैं 1 फुट बोल रहा हूं। बट इफ वी नीड टू कन्वर्ट दिस, ये 30 सेंटीमीटर जो होता है पूरा 30 सेंटीमीटर 12 इंच नहीं है इन रिस्पेक्ट टू स्केल की। अगर मैं बात करूं जो प्लास्टिक का वो स्केल रहता है, आप देखेंगे उसकी डिविजन्स जो हैं उसके बाहर भी कुछ प्लास्टिक का यहाँ पे पोर्शन है। सो ये जो प्लास्टिक का पोर्शन है ये 0.24 और यहाँ पे भी 0.24 सेंटीमीटर्स एक्स्ट्रा रहता है, बीच में तो 30 सेंटीमीटर है ये। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं
So this comes out to be 30.48 सेंटीमीटर, which is actual conversion for this. 12 इंचेस में 30.48 सेंटीमीटर होते हैं, उसी को मैं 1 फुट बोल सकता हूँ. एक यार्ड क्या है? 3 फीट. यार्ड से बात करते हैं. इफ यू हैपन टू प्ले क्रिकेट, पिच जो क्रिकेट की होती है 22 यार्ड्स की, which is equal to 66 फीट. और यहां से एक क्वेश्चन बनेगा चेन के अकॉर्डिंगली, which we'll be discussing in our later slides. Next, 1 furlong. Okay, 1 chain. This is 66 feet. So ये जो 66 फीट है, ये एक चेन है, बट ये चेन कौन सी है? मेट्रिक या नॉन मेट्रिक? If you want to guess this is a non-metric chain. To be precise, ये गंटर्स चेन की लेंथ है. हालांकि हम आगे बात करेंगे चेन्स के अलग अलग टाइप्स के बारे में. 1 furlong is 10 chain lengths, इसी के अकॉर्डिंगली, and 1 mile is 5280 feet equal to 1.6 किलोमीटर. सो कोई डायरेक्ट कन्वर्जन तो पता ही होगा. नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स रहते हैं जहां पे यू नीड टू कन्वर्ट सम वैल्यू समटाइम्स. सो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दैट एक्यूरेटली, बहुत बेसिक नॉलेज आपको इस चीज का होना चाहिए. मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक. हाउ कैन वी मेजर डिस्टेंस? सो देखिए, पहला एक डायरेक्ट मेथड है, सेकेंड इज ऑप्टिकल मेथड, थर्ड वन इज ईडीएम मेथड. तीनों के बारे में हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं, बट फिर भी इसको डिस्कस करते हुए आगे चलते हैं. डायरेक्ट मेथड पहला है पेसिंग मेथड. पेस क्या होता है? अगर मैं यहां बात करूं पेस, तो पेस का मतलब है मेरा कदम. बाय डिफॉल्ट मेरा एक कदम को मैं मान के चलता हूं 80 सेंटीमीटर. सो इस तरीके से अगर मैं अपने कदम गिनता जाऊंगा, जैसे कि एक वीआरओ जो पटवारी होता है वो रफली किसी एरिया को नापने के लिए यूज करता है, सो उस मेथड को मैं बोलूंगा पेसिंग मेथड. यहाँ पे आप देख सकते हैं, our person is walking and using pacing method to calculate a length which will be of course approximate length or a distance. Next one is passometer. So it is a pocket instrument, जैसे कि आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं. ये ऑटोमेटिकली आपके नंबर ऑफ स्टेप्स या पेसेस जो होते हैं उनको काउंट कर लेता है, और इसमें एक मैकेनिज्म रहता है जिसको आप बटन को रीसेट करके 0 करते हैं वैल्यू. सो बेसिकली एक आपकी बॉडी का जो मोशन होगा, आपकी बॉडी को स्ट्रेन होगा, जैसे आपकी बाजू हिलती है, फॉर एग्जांपल यू हैव दो स्मार्ट वॉचेस नाउअडेज, तो ये आपके स्टेप्स को कैसे काउंट करती हैं? आपके बाजू के मूवमेंट से काउंट करती है. सिमिलर स्टोरी यहां पे भी है. नेक्स्ट, दिस इज अ पेडोमीटर. पेडोमीटर इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू पासोमीटर, बट यहां पे डिफरेंस क्या है कि यहां पे आपके पास ये जो डिस्टेंस होता है ये एक इंडिकेटर के थ्रू हम रीड करते हैं. दूसरी बात, इसके साथ एक स्टड या एक नॉब फिट होती है, जिसको हम जब प्रेस करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, लाइक रीसेट बटन, है ना. तो ऑलमोस्ट ये वैसे ही काम करता है, बट ये रजिस्टर क्या करता है? डिस्टेंस वॉक बाय द पर्सन रादर दैन द मूवमेंट्स जो स्ट्रेन की हो रही थी इन टर्म्स ऑफ, जब हम लास्ट सेकेंड नंबर का डिवाइड अपने सेकेंड नंबर पढ़ा जो पासोमीटर, उसके अकॉर्डिंगली बात कर रहे थे, तो वहां पे बॉडी की स्ट्रेन के हिसाब से बात होती है. यहाँ पे डिस्टेंस अलग डायरेक्टली करता है कैलकुलेट. नेक्स्ट बात करते हैं. नेक्स्ट वन इज ओडोमीटर. इफ यू एवर हैपन टू सी दिस इन योर कार, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? ये पूरा तो स्पीडोमीटर है, बट इसमें ओडोमीटर क्या है? जो आपकी रीडिंग्स बता रखा है गाड़ी की, आज तक गाड़ी कितनी चल रखी है. ठीक है, तो इसमें होता क्या है, ये जो ओडोमीटर होता है आपके व्हील ऑफ योर कार से ही कनेक्टेड रहता है एक छोटे से मैकेनिज्म के थ्रू, और ये कैलकुलेट करता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, और उस तरीके से जो व्हील की रेवोल्यूशंस होती हैं उसको कन्वर्ट कर देता है इस तरीके से मेजरमेंट्स में. नेक्स्ट, दिस इज अ स्पीडोमीटर. नाउ स्पीडोमीटर जो है वो डायरेक्ट आपको स्पीड ही बताएगा, है ना, और फिर इस तरीके से आप बात कर सकते हैं.
नेक्स्ट इज प्रिएम्बुलेटर। ये डिवाइस आपने कहां देखा है? प्रिएम्बुलेटर में टाइप क्वेश्चन बन चुका है पहले पास्ट में। अगर आप रोड की मार्किंग्स, मैं बात कर रहा हूं उन वाइट बैंड लाइक मार्किंग्स की, जो रोड के बाउंड्रीज को डिफाइन करती है। सो जब मैंने बोला उन वाइट बैंड जैसे मार्किंग्स को, तो जो कंपनी अगर कोई काम कर रही है हाईवे का, रोड कंस्ट्रक्शन का, और उस पूरी मार्किंग को जमीन पर या रोड पर लगाने के बाद उसकी प्राइस या उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए they need to express the total distance. So ये जो आपका व्हील है ये उस वाइट बैंड पर चलाएंगे और यहाँ पे एक छोटा सा डिस्प्ले रहता है जिसपे यू विल बी एबल टू गेट द डिस्टेंस जो इसने चला, वहां पे यूज होता है। हालांकि अब थोड़ा सा मॉडर्न तरीके के इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं। सो इट इज कॉल्ड प्रीएम्बुलेटर, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट मेथड है जजिंग डिस्टेंस। ये जो है बेसिकली आप सिर्फ आंखों से ही जज करेंगे, बहुत रफ मेथड है और यूज होता है रिकग्नाइजेशन सर्वे में। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारे पास 4 तरह के सर्वे होते हैं स्टेजेस के हिसाब से। सो ये है रिकग्नाइजेंस, उसके बाद आएगा प्रीलिमिनरी, then location and then detailed survey. ओके, फन फैक्ट ये है यहां पे कि एग्जाम में आपसे ये पूछेंगे, सबको याद है, ये तो सिंपल चीज है, बट पास्ट में जो क्वेश्चन बना है हर एक ऑप्शन में इस तरीके से ये जंबल फॉर्म में थे। सो नाउ यू नो द कोड, कैसे याद रखना है इसको, RPLD, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स डायरेक्ट मेथड जो है मेजरिंग डिस्टेंस, वो है चेनिंग। चेनिंग अपना अलग अप्रोच पे काम कर रहे हैं आप। चेनिंग क्या है? आप किसी डिस्टेंस को मेजर करेंगे जमीन पर विद हेल्प ऑफ अ चेन। अब यहां पे जब हम बोलेंगे ऑर्डिनरी प्रिसिजन की रिक्वायरमेंट है, तो ज्यादा प्रिसाइज रिजल्ट नहीं चाहिए तो हम चेन सर्विंग का यूज करेंगे। बट अगर फिर भी एक्यूरेसी हमें ज्यादा चाहिए, देन विल शिफ्ट ऑन टू द टेप, स्टील टेप। और यहां पे भी एक मैंने लास्ट अपनी वीडियो में बात करी थी, एक टेप रहती है विच इज मोस्ट एक्यूरेट, उसका नाम है इनवा टेप। क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, इसका अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है। अल्फा स्टैंड्स फॉर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। जितना कम होगा उतना ही एवरी डिग्री सेल्सियस राइज पे इसका एक्सपेंशन कम होगा। तो ये बहुत कम एक्सपैंड करती है बाय द रिस्पेक्ट ऑफ एवरी डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। फॉर रेफरेंस, स्टील अल्फा की वैल्यू होती है और इनवार में यही वैल्यू 11.2 के आसपास रहती है। सो आप यहां पर देख सकते हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वेशन और बन सकता है, इसकी वैल्यू डेसिमल के हिसाब से हो सकती है। तो वी नीड टू काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, इट शुड बी 6. This should be answer, and this should not be your answer कि आप यहां पे 6 जरूर लगा दें, बहुत बेसिक सी बात है, बट अगेन यू नीड टू नो दिस। नेक्स्ट, this is a method which is called optical method of measuring distance। अब ऑप्टिकल मेथड क्या है? यहां पे हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब है जहां पे हम कोई लेंस
का इस्तेमाल करके लेंस का इस्तेमाल करके लेंथ को मेजर करने की कोशिश करेंगे। सबसे कॉमन जो ये यूज होता है ये टैक्योमीटर में होता है। Here you can see, एक लेंस का यूज किया है, डिस्टेंस ये चीज है, आपका एक टैक्योमीटर, जिसके अंदर का व्यू कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ये इसके क्रॉस हेयर है, इसको वैसे टैक्योमीटर में अपर स्टेडिया और इसको लोअर स्टेडिया भी बोला जाता है, जिसके ऊपर अगेन एक न्यूमेरिकल बनता है, जो हम आगे बात करेंगे टैक्योमीटर के चैप्टर में, तब बताऊंगा। नेक्स्ट चलते हैं। दिस इज अगेन अ वे टू मेजर डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस मेजर हो रहा है और अगेन ऑप्टिकल मेथड से ही हो रहा है। This is your third type. This is called EDM method. EDM stands for electronic distance measurement. So ये काफी मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है और ये आपका रिप्लेस कर चुका है चेन को, टेप्स को, इवन लेवल्स को, कहीं कहीं पे बात करें थियोडाइट्स को, और काफी प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट रहता है। सो दिस इज बेसिकली अ पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ EDM। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट बहुत बेसिक बात, एक्सेसरीज जो आप लगाते हो लीनियर मेजरमेंट्स के लिए। सो एक्सेसरीज लीनियर मेजरमेंट्स के लिए आप देखेंगे चेन्स की बात करेंगे, टाइप्स की बात करेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड्स में। टेप, मेजरिंग टेप की बात हो रही, रेंजिंग रॉड्स, पोल्स होते हैं मेटल के, रेंजिंग रॉड्स और पोल्स भी होते हैं, है ना। तो ये कभी भी एक स्ट्रेट लाइन पे आप लगाते हैं फॉर योर ओन रेफरेंस, ये आपकी लाइन स्ट्रेट है रेंज करने के लिए। ऑफसेट रॉड्स, ये आपके पास चेन एज में लगती है। ऑफसेट के भी टाइप्स रहते हैं, इसकी तरफ से दो क्वेश्चन बनते हैं, एक लॉन्ग ऑफसेट, एक शॉर्ट ऑफसेट, है ना, और एक बेस्ड ऑन डायरेक्शन होता है, परपेंडिकुलर ऑफसेट एंड ऑब्लिक ऑफसेट। बात करेंगे इसकी आगे बात नहीं। नेक्स्ट एरोज अगेन चेन एज में इस्तेमाल होती है। पेग्स, ये वुडन पेग्स होते हैं, अगेन फॉर योर रेफरेंस, ग्राउंड पे आप कहाँ तक चेन कर चुके हो वहां पे आप लगा सकते हैं इसको। प्लम बॉब और लाइन रेंजर, ये सब मेजरमेंट एक्सेसरीज आपकी किसके लिए काम करती है? लीनियर मेजरमेंट के लिए। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो स्लाइड आ गई, जो हम चेन के बारे में बात करेंगे डिटेल में। चेन और उसके टाइप्स यहाँ पे बताए गए हैं। सो फर्स्ट इज योर मीट्रिक चेन। मीट्रिक चेन मतलब दो टाइप की आती है, वन इज अ 20 मीटर चेन, another one is 30 मीटर चेन। सेकेंड टाइप जो है वो है कंप्राइज ऑफ दीज थ्री, इन तीनों को हम बोलेंगे नॉन मीट्रिक चेन्स। फॉर द रीजन इनकी जो मेजरमेंट यूनिट्स होते हैं वो फीट में होते हैं, नॉट इन मीटर्स। सो इनको बोलते हैं सी, रीजन की वजह से नॉन मीट्रिक चेन्स। यहां बात करेंगे हम गंटर्स चेन की या सर्वेयर्स चेन की। इसकी लेंथ रहती है 66 फीट। इंजीनियर्स चेन की लेंथ रहती है 100 फीट। रेवेन्यू चेन, ये अगेन आपके विलेज रेवेन्यू ऑफिसर यानी पटवारी के पास होती है। इसकी जो लेंथ रहती है वो है गंटर्स चेन के हाफ, यानी कि 33 फीट। फिर स्टील बैंड और बैंड चेन आता है, जो कि बेसिकली एक रिबन ऑफ स्टील का बन रखा होता है, अगेन ये भी मेजरमेंट कर सकता है अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर ऑफ लिंक्स की। तो एक बहुत क्विक इनसाइट, 20 मीटर चेन में कितने लिंक्स होते हैं? इंटू 5 कर दीजिए। 30 मीटर चेन में अगेन इंटू 5 कर दीजिए। दैट मीन्स 100 लिंक्स एंड 1 मीटर लिंक्स। इस चेन में और इस चेन में दोनों में कितने लिंक्स होते हैं? 100 लिंक्स। पेपर पॉइंट क्वेश्चन क्या बनेगा? इंजीनियर्स चेन
100 फीट की है, दैट मीन्स एक लिंक इज इक्वल टू 1 फुट. Likewise, Gunter's chain, one link is equal to, मुश्किल नहीं है कैलकुलेट करना, वी नो दैट 100 लिंक्स हैं, डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर, दैट इज 1 लिंक विल बी इक्वल टू 0.66 फीट. अलग तरीके से क्वेश्चन बन सकता है. नेक्स्ट चलते हैं. So this is a representation with respect to a diagram also कि एक मीट्रिक चेन कैसे काम करती है. ओके, सो मीट्रिक चेन जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एक 20 मीटर चेन और एक 30 मीटर चेन रहती है. 20 मीटर चेन में 100 लिंक्स, 30 मीटर चेन में 150 लिंक्स. अब इसके आप और क्वेश्चंस जो पेपर में आ सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले चेन जो है आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पे बहुत ऐसे वायर्स आपको दिख रही होंगी. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डाया ऑफ दिस वायर. माइल्ड स्टील की रहती है, 4 mm डाया. ये तो हो गया सामने दिखे इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन. एक क्वेश्चन और आता है, इन टर्म्स ऑफ SWG, दैट इज स्टैंडर्ड वायर गेज, इसके अकॉर्डिंगली आपने कुछ नहीं करना है, mm की वैल्यू को डबल कर दीजिए, दैट इज 4 mm मल्टीप्लाई बाय 2. तो आप इसमें बोल सकते हैं 8 SWG इज द डाया which pertains to this value in mm. नेक्स्ट बात करते हैं, जब भी कोई 20 मीटर चेन या 30 मीटर चेन की लेंथ की बात करेंगे, मेजरमेंट आप शुरू करेंगे इधर से, हैंडल के आउटवर्ड साइड से. दूसरा क्वेश्चन, इसमें एक जॉइंट रहता है विच इज कॉल्ड अ स्विवेल जॉइंट. स्विवेल जॉइंट सेम अरेंजमेंट है जो आपको स्किपिंग रोप के हैंडल और रोप के बीच में दिखती है, जिसके अंदर आपके पास छोटी छोटी बेरिंग्स रहती है. स्विवेल इसीलिए ताकि इस चेन की फ्री मूवमेंट हो सके, लेफ्ट राइट और कभी कभी स्लोप के हिसाब से. नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें पेपर में आता है कि हमने बोल दिया 20 मीटर चेन में 100 लिंक्स है. व्हाट अबाउट 1 लिंक का डायमेंशन. 1 लिंक जो है वो है 20 सेंटीमीटर के बराबर. तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि ये 100 लिंक्स क्यों बनते हैं 20 मीटर चेन में. नेक्स्ट इसका मेटल के हिसाब से क्वेश्चन बनता है, ब्रास हैंडल होता है इसमें. जॉइंट मैंने आपको पहले बता दिया, स्विवेल जॉइंट रहता है. नेक्स्ट होता है मीट्रिक चेन में आपके हर 1 मीटर लेंथ के बाद एक छोटी स्मॉल ब्रास रिंग रहती है. ब्रास रिंग जो है जॉइंट्स के कैलकुलेशन, जॉइंट्स के हिसाब से लग रखी है एक चेन के अंदर. नेक्स्ट कैलकुलेशन की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल एक चेन जो है वो ग्राउंड में लेड है. क्विक रेफरेंस के लिए आपके पास उसमें रहते हैं ब्रास के टैलीज. टैलीज देखने में कुछ इस तरीके से होते हैं. ये पहली टैली होगी, है ना, 5 मीटर पे होगा. दूसरा टैली जो होगा देखने में आपके पास ऐसा डबल मार्किंग आ जाएगी यहां पे. ठीक है. सो अब एक बहुत ही क्विक क्वेश्चन, मैंने बोला टैली आफ्टर एवरी 5 मीटर होता है. सो मुझे बताइए 20 मीटर चेन में नंबर ऑफ टैलीज कितने होंगे. अगर आप 5 4 से 20 करते हैं सो यू आर रॉन्ग, क्योंकि एवरी 5 मीटर पे है. दैट मीन्स फर्स्ट प्लेस ऑफ व्यूइंग हैंडल हो जाएगा उसका. उसके बाद 5 मीटर पे पहली टैली होगी, 10 मीटर पे सेकंड टैली होगी,
15 मीटर पे थर्ड टेली होगी, और लास्ट में हैंडल जो होगा क्लोजर पे वो आपको चेन की लेंथ को कंप्लीट कर देगा। सो हम यहां बोल सकते हैं कि 20 मीटर चेन में नंबर ऑफ टैलीज 5 4 20 हम हरगिज नहीं करेंगे, रॉन्ग थिंग टू से। कितने टैलीज होते हैं? 3। लाइकवाइज 30 मीटर चेन में कैलकुलेट कर सकते हैं आप कितने होंगे टैलीज। 5 मीटर में पहला, 10 मीटर्स पे सेकेंड, 15 पे थर्ड, 20 मीटर पे फोर्थ, 25 मीटर पे फिफ्थ टेली, और लास्ट में हैंडल। चेन क्लोज हो गई, यानी कि यहां पे आंसर आपका कितना आएगा? 1 2 3 4 5, 5 टेली। तो नेवर डू दिस, एवरी 5 पे एक है तो 6 कर दिया, 5 से रिलेटेड, ये नहीं करेंगे। 5 और इधर 3। नेक्स्ट बात करते हैं। दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटेशन जो आपको मैं टेली की बता रहा था, और वेरी क्विक रेफरेंस आप देख सकते हैं। शेप पहली टैली की ऐसी रहेगी, इसका मतलब है फर्स्ट 5 मीटर हो चुके हैं। आपको जब आगे चल के दिखेगा ये 2 तो 10 मीटर, 3 दिखेंगे तो लाइकवाइज यू कैन से 15 मीटर कवर हो चुके हैं। तो ये क्विक रेफरेंसेस के लिए चेनिंग के टाइम पे, चेनेज के टाइम पे एक नजर मारनी होगी क्लिक, तो हम टैलीज का इस्तेमाल करते हैं। Next one is a non-metric chain, which is also called Gunter's chain, aka Surveyor's chain. Length, as I've already told you, 10 square chain equal to 1 acre. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आप रखना ध्यान आपको। 1 acre means 10 square chains. What is 1 hectare? This is also a unit to measure land. So ये मीटर स्क्वायर में होता है। 10,000 स्क्वायर मीटर। गंटर्स चेन की 10 चेन लेंथ्स एक फरलॉन्ग के बराबर होंगी, और 8 फरलॉन्ग्स एक साथ, मतलब 10 चेन 8 बार रख दी तो 8 फरलॉन्ग इक्वल टू 1 माइल्स हो जाएंगे। और 1 माइल का ऑलरेडी आप टोल्ड यू कन्वर्जन इन किलोमीटर। Again, same representation. Next, we'll move on to a non-metric chain number 2 called engineer's chain. Already I've told you about this. 100 फीट की इसकी लेंथ रहती है, 100 लिंक्स रहते हैं, है ना? तो 1 फीट में एक लिंक रहेगा। ब्रास टैग्स इसमें भी लगे रहते हैं आफ्टर एवरी 10 लिंक्स। और यहां पे बात कर रखी है इसके एरिया की स्क्वायर यार्ड्स में। फॉर रेफरेंस 1 यार्ड 3 फीट होता है। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था गंटर्स चेन की लेंथ कितनी होती है? यानी कि एक 22 यार्ड की क्रिकेट की पिच के बराबर। दैट मीन्स एक क्रिकेट की पिच की लेंथ एक गंटर्स चेन के बराबर रहेगी। Nothing much will be asked.
विद दिस रिस्पेक्ट। ये आ गई आपकी थर्ड नॉन मीट्रिक चेन, अगेन बिकॉज मेजरमेंट फीट में कर रही है। रेवेन्यू चेन इसको बोलेंगे। लेंथ है 33 फीट, छोटे एरियाज के लिए काम में आती है और आपके वीआरओ के पास रहती है। हालांकि अगर मैं बात करूं विद रिस्पेक्ट टू वीआरओ, उनके पास एक मैप भी रहता है जो एक क्लोथ के ऊपर बन रखा होता है, उसको बोलते हैं हम कैडेस्ट्रल मैप। मॉडर्न टाइम्स में इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय हिमभूमि ऐप। थोड़ा सा जीके ओरिएंटेड क्वेश्चन है, बट अगेन यू शुड नो दिस। नेक्स्ट बात करते हैं स्टील बैंड और स्टील चेन की। अगेन स्टील बैंड भी एक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है विद रिस्पेक्ट टू लीनियर मेजरमेंट। स्टील बैंड्स आपका चेन से ज्यादा कोई रिजल्ट देता है, 20 मीटर लॉन्ग भी होता है, 30 मीटर लॉन्ग भी होता है। मैंने आपको पहले बताया था एक स्टील बैंड में रिबन होता है स्टील का, which is approximately 12 to 16 mm wide. नेक्स्ट चलते हैं। दिस इज हाउ अ स्टील बैंड और अ बैंड चेन लुक्स। ये वही बैंड की बात हो रही है, ये रिबन, स्टील रिबन, उसके हैंडल्स। Next we'll talk about tapes. Tapes are used for more accurate measurements when we compare them with chains. यहां पे आप देख पा रहे होंगे 5 टाइप की आपको टेप दिख रही होंगी। फर्स्ट इज मेड ऑफ क्लॉथ और लिनन, कपड़ा। नेक्स्ट इज फाइबर, थर्ड इज मेटालिक टेप, fourth is steel tape, and this is Invar tape, the most accurate one. Because of the reason of अल्फा, बाकी वैल्यू से अगर मैं बात कंपेयर करता हूँ स्टील के अल्फा से, इसका अल्फा काफी कम होगा, मेटालिक टेप का हिसाब से भी कम होगा। इनवार टेप का क्वेश्चन एक बार आता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ मेटल, तो याद रखना अपर वैल्यू जो रहेगी स्टील की है, बिकॉज इनवार इज बेसिकली एन अलॉय, 64% स्टील और 36% लोअर वैल्यू जो रहेगी इसमें वो है निकल की। इस निकल की वजह से ही इस इनवार टेप का अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कम रहता है और एक्यूरेसी ज्यादा देती है। नेक्स्ट चलते हैं। अगेन पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन की कैसे एक टेप यूज होती है। दिस इज क्लॉथ और लिनन टेप, fiberglass tape, this you can read in your notes also, which I'll be providing. A metallic tape, then comes a steel tape. स्टील टेप अगेन एक स्टील रिबन से बनी होती है, वेट आपकी वेरी कर सकती है 6 से 16 mm। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, अलग अलग लेंथ में आती है, 10, 15, 20, 30, इवन 50 मीटर लंबी। डिराइवेशन इस पे मीटर्स पे, डेसीमीटर्स पे और सेंटीमीटर्स तीनों पे रह सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टील टेप। दिस वन इज इनवार टेप। So I've already told you about this nickel, steel in terms of the percentages, width of this tape, and it comes in length of 30, 50 and 100 meters. ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इसको टेम्परेचर चेंजेस का, इसलिए यूज करते हैं जहाँ पे हाई डिग्री ऑफ
प्रिसीजन की रिक्वायरमेंट रहती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके बाद, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, रेंजिंग रॉड्स की। अगेन एसेसरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये भी। सो किसी भी सर्वे लाइन पे इंटरमीडिएट पॉइंट्स को अगर आपको रेंज करना हो, फॉर एग्जांपल एक सर्वे लाइन है और ये सर्वे लाइन एकदम सही होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, तो मेरे को यहां पे क्या करना पड़ेगा, पॉइंट ए, बी और सी पर रेंजिंग रॉड्स लगानी पड़ेगी, जस्ट द वे यू यूज्ड टू स्टैंड इन योर स्कूल टाइम अपने असेंबली में, कि आपसे आगे और उससे अगला सर आपको ना दिखे, तभी लाइन स्ट्रेट रहती है। सेम प्रिंसिपल यहां भी है, रेंजिंग करने के हिसाब से बात हो रही है। तो अगर मैं इसी सर्वे लाइन को बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट्स को मार्क करना चाहूं और रेंज करना चाहूं, वहां पे मैं इस रेंजिंग नॉट का इस्तेमाल करता हूं, जिसका बेसिकली आर्डन टू बॉटम पे रहता है, सो दैट वी कैन ड्राइव देम इनटू द ग्राउंड। अगेन इसमें क्वेश्चन आता है, बहुत बेसिक वैसे क्वेश्चन है, इस रेड या ब्लैक कलर की लेंथ कितनी होती है, यानी एक बैंड की, जैसे एक व्हाइट है ये, इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी लेंथ तो ये 20 सेंटीमीटर ईच, ये ध्यान रखेंगे आप, यहां लिख भी रखा है 0.2 मीटर इक्वल 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हमारे पास रेंजिंग करने के टाइम पे ये 2 मीटर की जो रेंजिंग रॉड होती है, जो 2 से 3 मीटर की हो सकती है, अगर वो सफिशिएंट नहीं है बिकॉज ऑफ द टेरेन, सो मैं यहां पे यूज करता हूं 4 से 6 मीटर के रेंजिंग पोल्स को। अब उनको रॉड नहीं बोला जाता, दे कॉल्ड रेंजिंग पोल जस्ट फॉर द फैक्ट ऑफ देयर हाइट्स। नेक्स्ट चलते हैं, दीज आर सम रेंजिंग रॉड्स जो आपने अपने स्कूल में, आई एम सॉरी, जो आपने अपने कॉलेज में देख रखी होंगी। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू द ऑफसेट रॉड। अब ऑफसेट रॉड के ये सिमिलर ही रहती है, रेंजिंग रॉड की तरह ही होती है देखने में ऑलमोस्ट, बट एक एक्सेप्शन इसमें क्या होती है कि यहाँ पे एक फ्लैट की जगह जो कि रेंजिंग रॉड के टॉप पे था, सो दैट वी कुड इजीली सी दैट रॉड फ्रॉम अ फार डिस्टेंस, उसकी जगह यहाँ पे एक ग्रूव रहता है, रेंजिंग रॉड के अंदर एक ग्रूव रहता है, यहाँ पे कट सा रहता है। अब ये क्यों रहता है, क्योंकि जब मैं चेनेज करता हूं, मैं चेन फेंक रहा हूं यहां से ए से बी डिस्टेंस पे, क्या है, चेन है। अब मान लो मुझे यहां पे कुछ एक फीचर दिखाना जो कि ट्री है, तो मैं इस ट्री को कैसे शो कर सकता हूं, यहां से एक ऑफसेट रॉड को लगाकर और ये लेंथ मेजर कर मैं ये बोल सकता हूं कि ये ट्री मेरी चेन लाइन से कितनी दूरी पे है, लेट अस सपोज 10 फीट की दूरी पे। दूसरी बात, अब ये जो मैंने ग्रूव बताया, ये ग्रूव फैसिलिटेट होता है कि ये इस चेन के ऊपर, जो मेरी चेन ए से बी पे जा रही है, उसके ऊपर ये फिक्स हो जाए। सो फॉर दैट रीजन पुशिंग या पुल करने के लिए चेन को मैं, या फिर फिक्स करने के लिए मैं एक ऑफसेट रॉड का इस्तेमाल करता हूं, जिससे कि मैं अपने एडजॉइनिंग फीचर्स को भी बता सकता हूं, प्लस चेन को कभी कभी मैं ऐसे सेट भी कर लेता हूं पुशिंग पुलिंग के हिसाब से। So this was the groove I was talking about. You can say this is a ranging rod having a flag, whereas this is that groove in an offset rod. दोनों चीजों में ये चीज कॉमन ही है, रेड और ब्लैक बैंड्स और व्हाइट बैंड्स दोनों में कॉमन है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आपके पास एसेसरी है, इट इज कॉल्ड एरो। और जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि एरो जो है वो चेन के हिसाब से हमने एक जब बात करी थी कि चेन जो होती है माइल्ड स्टील की एक वायर की बन रखी होती है, जो कि 4 mm डाया की होती है और 8 SWG उसकी वैल्यू होती है। सिमिलर एरो का डायमेंशन भी है, ध्यान रखेंगे। तो ये फन फैक्ट है कि आप 4 into 2 करेंगे, सो यू गेट दिस mm के हिसाब से 4 into 2 यू गेट SWG यूनिट्स की वैल्यू विच इज 8 SWG। तो एक ही बात है, एरो की एक लेंथ 400 mm होती है ओवरऑल लेंथ,
एरोज हम क्यों लगाते हैं? एक चेन लेंथ के बाद आप एक एरो जमीन पे ड्राइव करेंगे, सो आप नंबर ऑफ एरोज से ये हिसाब लगा सकते हैं कितनी बार चेन मेरी जो है वो ग्राउंड पर रखी गई है और मैं कितना डिस्टेंस ग्राउंड का मेजर कर चुका हूं। अगेन इसमें एक चीज रहती है, जो आपका ऊपर से कर्व है, इसका डाया जो है वो 50 mm है, एरो की बात करें तो। दीज आर योर वुडन पेग्स, डायमेंशन आप देख सकते हैं 15 सेंटीमीटर लॉन्ग रहेंगे। अगेन जमीन पे मैं इसको ड्राइव करूंगा हैमर से स्ट्राइक करके, और ये मेरे को बीच के पॉइंट्स बताती है मेरी एक चेन एज के, जिनको हम टर्मिनल पॉइंट्स बोल सकते हैं। दिस इज अ प्लम बॉब। प्लम बॉब आमतौर पे काम करता है सेंटरिंग के लिए, बट है ना, यहां पे हम बोल सकते हैं कि जैसे ही लिखा है, आप अपने स्टेशन पॉइंट के एकदम ऊपर प्लम बॉब को सस्पेंड करेंगे, तो आप अपना डिवाइस जो है उसको क्या करने में कामयाब हो जाएंगे, सेंटर करने में। अब ये सेंटरिंग क्या है, ये हम आगे के चैप्टर्स में करेंगे। दिस इज अ लाइन रेंजर। HPSSC का बहुत ही वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट है, क्या करता है, इट लोकेट्स अ पॉइंट ऑन लाइन। ये आप पूरी लाइन मेमोराइज कर ले, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आ चुका है पास्ट में। Rest you can read that in your notes also. This is the line ranger. आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से पॉइंट्स को ये लोकेट कर पा रहा है एक लाइन पर। अगेन दिस इंफॉर्मेशन अगेन यू कैन रीड इट इन योर नोट्स इफ यू वांट, बट जो काम की बात थी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज क्रॉस स्टाफ। क्रॉस स्टाफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो परपेंडिकुलर ऑफसेट्स को सेट करने का काम आता है। अभी परपेंडिकुलर ऑफसेट्स क्या है, पहले ये समझते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा था कि एक चेन लाइन होगी, उसके साथ हम एक ऑफसेट रॉड लगाएंगे। तो केस वन तो होगा कि जो मेरी ऑफसेट रॉड है ये ए बी चेन लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बना के चलेगी। तो मैं इस केस में ये बोल सकता हूं कि मैंने परपेंडिकुलर ऑफसेट सेट किया। ये परपेंडिकुलर ऑफसेट सेट करने का मतलब 90 डिग्री की वैल्यू को मेजर करने के लिए कि मैं रॉड बिल्कुल सीधी रख पाऊं, यानी कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बने, तो मैं यूज करूंगा एक क्रॉस स्टाफ को। तो क्रॉस स्टाफ का काम ही क्या है, 90 डिग्री सेट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट चलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ध्यान रखेंगे। HPSSC का एक और फेवरेट क्वेश्चन, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ क्रॉस स्टाफ। तो फ्रेंच क्रॉस स्टाफ क्या है, ये एंगल्स 45 डिग्री एंड एंगल्स 90 डिग्री दोनों मेजर कर सकता है, दोनों एंगल्स मेजर कर सकता है। कौन सा, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, नथिंग मच। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज इन डिटेल इन टर्म्स ऑफ द हेडिंग यू आर सीइंग ऑन द बोर्ड, चेन सर्वेइंग। चेन सर्वेइंग एक टाइप ऑफ सर्वेइंग है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ लीनियर मेजरमेंट्स देते हैं फील्ड के ऊपर। लीनियर मतलब लेंथ वाइज मैं नापूंगा, 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 200 मीटर, व्हाटसोएवर द लेंथ में भी। दूसरी बात यहां पर हम करेंगे, आप चेन सर्वे को इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे, किसी प्लॉट की बाउंड्रीज को बताने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं इसको। अब अगर आपको बाउंड्रीज बतानी है, डिस्क्राइब करनी है किसी के प्लॉट की, सो यू नीड टू यूज द बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ चेनिंग, विच इज डिवाइडिंग द एरिया इनटू नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। वैसे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में मैं एक बड़े एरिया को डिवाइड कर दूंगा, जिसकी वजह से होगा क्या, अपनी सहूलियत के हिसाब से हर एक ट्राइंगल का मैं एरिया निकाल पाऊंगा, विच इज
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इन सब ट्राइंगल के एरियाज को समेट करके मैं टोटल एरिया कैलकुलेट कर सकता हूं। अब यहां मैंने पहले ही बोला था कि ट्राइंगल ही क्यों, कोई और 2D फिगर क्यों नहीं, बिकॉज याद रखना बेसिक क्वेश्चन बनता है ट्राइंगल इज द सिंपलेस्ट 2D फिगर, simplest 2D figure which we can plot, मतलब जितना आसान है प्लॉट करना और कोई 2D फिगर नहीं है। फॉर दैट रीजन एरिया भी हम इजीली निकाल पाते हैं which is एरर फ्री एज कंपेयर टू अगर मैं यहां पे स्क्वायर या रेक्टेंगल से एरिया को डिवाइड करके उनके एरिया निकाल कर टोटल करता हूं। नेक्स्ट बात करते हैं, तो इसको ट्रायंगुलेशन भी बोलते हैं। अगेन इसे वही बात लिखिए कि आप अपने एरिया और जैसे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं, है ना, और ये जो आपके पास नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आप डिवाइड कर दोगे तो यू गेट द एरिया ऑफ द प्लॉट इन टोटल। आप बाद में उसको सबमिट करके निकाल सकते हैं। ये है एक ट्रायंगुलेशन का पिक्चर। ये अगेन एक ट्रायंगुलेशन के अकॉर्डिंगली मैं, ये एक हट है, घर है किसी का, उसकी बाउंड्री को मैं डिस्क्राइब कर सकता हूं चेन इसके थ्रू। This will be getting in your notes. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्वे स्टेशंस। अब सर्वे स्टेशंस क्या है? सर्वे स्टेशंस आपके पास हर एक चेन लाइन के स्टार्टिंग के और एंडिंग के पॉइंट्स को हम बोल सकते हैं। आप सर्वे स्टेशंस को तीन तरीकों से ब्रेक इन कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज योर मेन स्टेशन, सेकेंड इज सबसाइडरी स्टेशंस एंड थर्ड वन इज टाइप स्टेशंस। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सारे, हर एक पे अपने अपने क्वेश्चन बनते हैं जो कि हम अगली स्लाइड्स पे देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेन स्टेशन की। मेन स्टेशन को हम आमतौर पे कैपिटल ए से ही डिस्क्राइब करते हैं कुछ इस तरीके से। अगर ये लाइन बन रखी है तो इसको मेन स्टेशन बोलते हैं, है ना। तो यहां पे लिख भी रखा है जैसे कि अलोंग द बाउंड्री ऑफ एन एरिया हम इसको बनाते हैं, मतलब ये आउटर एरिया पे बनेंगे जितने मेन स्टेशन बनेंगे, अंदर नहीं बनेंगे। और इसके बीच में ट्रायंगल तो रहेंगे हमारे। सब साइड स्टेशन कौन से? जो मेन सर्वे लाइन पे नहीं होंगे, अंदर होंगे, है ना। हमेशा मेन पे जरूरी नहीं, कभी कभी अंदर भी होते हैं, मेन पे भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सब साइड स्टेशन के बाद इस पे दो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। देखो मेन स्टेशंस जो है वो मैंने बताया अल्फाबेटिकली कैपिटल में लिखेंगे हम, और आउटर कंट्रोलिंग पॉइंट्स होते हैं। सबसाइडरी आपका कैसे इंपॉर्टेंट है? सबसाइडरी आपके पास पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये करने के काम आता है एक्यूरेसी चेक करने के ट्रायंगल, यानी कि आप एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं सबसाइड स्टेशन। दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है आप इंटीरियर डिटेल्स भी प्लॉट कर सकते हैं सबसाइड स्टेशन पे। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखेंगे इन वर्डिंग्स का। थर्ड वन इज टाइप स्टेशन। ये जो है इनको भी आप सबसाइड स्टेशन बोल सकते हैं, ठीक है। और ये आमतौर पे लोकेट करने के काम आते हैं इंटीरियर डिटेल्स के। देखिए कैसे इंपॉर्टेंट है और कैसे डिफरेंस है। ये आपके एक्यूरेसी चेक करने के काम आते हैं, लोकेट कर सकते हैं इंटीरियर डिटेल्स भी। कौन से? सबसाइडरी। और ये टाइप स्टेशन प्रेफरेबली हमेशा क्या करेंगे? इंटीरियर डिटेल बताएंगे। कैसे बताएंगे आप देखेंगे अगले वाले स्लाइड पर। This is a diagram which is also called skeleton of a triangulation। ये जितना भी आपका देख सकते हैं आप ट्राइंगल्स जो बन रखे हैं कैपिटल ए बी सी डी, ये आपके मेन स्टेशन है। दूसरी बात, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता है which is the longest सर्वे लाइन? लॉन्गेस्ट। सिंपल आंसर इज बेस लाइन। दूसरा क्वेश्चन, क्या बेस लाइन दो हो सकती है? इनिशियली रिलेशन हो, बट हो भी सकती है दो। कैसे हो सकती है? अगर मेरा एरिया
बहुत ही लार्ज है, तो मैं 2 बेस लाइन्स बना सकता हूं। कंडीशन ये है, एरिया क्या होना चाहिए, लार्ज, 2 नंबर ऑफ बेस लाइन्स मेरी हो सकती है। इस पे एक और प्लस कंडीशन ये कि मेरे को जब बड़े एरिया में बनानी पड़ेंगी अगर 2 बेस लाइन्स, तो मैं इस तरीके से इसको डिवाइड करूंगा कि मेरी बेस लाइन्स जो होंगी एक एक्स अल्फाबेट को निमिट कर ये सेंटर पॉइंट लगभग एरिया के सेंटर में आना चाहिए। तो उस तरीके से वर्डिंग्स पे क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा ध्यान रखेंगे इस चीज का। जी मैं बात कर चुका हूं ऑलरेडी, है ना, लॉन्गेस्ट। और ये फ्रेमवर्क या स्केलेटन ऑफ सर्वे इसी को बोलते हैं, जो हमने पहले डायग्राम देखा। ठीक है, आपके रेफरेंस के लिए एक बार फिर से देख लीजिए। इस पूरे को फ्रेमवर्क या स्केलेटन ऑफ सर्वे बोलते हैं। स्केलेटन ढांचा, दोनों बोल सकते हैं। बेस लाइन इज लॉन्गेस्ट सर्वे लाइन, एक बात हो गई है। नेक्स्ट बात करते हैं चेक लाइन की, है ना। तो चेक लाइन की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कैसे कैसे काम में आती है, और टाई लाइन की बात भी ऑलरेडी हो चुकी है। बाकी यू विल गेट दिस इन योर नोट्स, टाइम एंड अगेन आई एम टेलिंग दिस। Not at all important. These are the operations which are involved in chain surveying. Important है ये क्वेश्चन। सबसे पहले आप चेनिंग करेंगे। चेनिंग मीन्स कि आप अपने चेन को ले डाउन करवा रहे हैं अपनी अर्थ पे, जहां पे प्लॉट पे जहां पे आप मेजरमेंट करना चाह रहे हैं। दूसरा आपका स्टेप रहेगा रेंजिंग का। जो आप चेनिंग करोगे उसकी एक लाइन बनेगी, उसको रेंज भी करना पड़ेगा कि वो लाइन सीधी हो, तो वहां पे रेंजिंग रॉड्स का यूज करके हम रेंजिंग करते हैं। और तीसरा है ऑफसेटिंग। ऑफसेटिंग क्या हो गया, आप चेन लाइन के अकॉर्डिंगली, यानी आप जब चेन लाइन एक चेन एज फेंक देते हो, इसको चेन एज बोलता हूं मैं, मान लो, तो इसके हिसाब से अगर मैं इसको ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं, ये मेरी चेन है, इसके हिसाब से जब मैं साइड की डिटेल्स दूंगा ऑफसेट के थ्रू दूंगा कि यहाँ पे जी एक बिल्डिंग है 10 मीटर पे, यहाँ पे जी एक पेड़ है 5 मीटर पे, यहाँ पे जी एक कॉर्नर है किसी और बिल्डिंग का, पर ये एंगल, ये ऑफसेट कौन सा हो गया अभी, ऑब्लिक ऑफसेट। क्यों? क्योंकि इसका 90 डिग्री एंगल नहीं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ऑपरेशन चेन सर्विंग के हिसाब से रेंजिंग के कुछ टाइप्स, ना, डायरेक्ट रेंजिंग और इनडायरेक्ट रेंजिंग। विल बी डूइंग दिस इन आवर नेक्स्ट क्लास। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको साथ ही साथ कुछ एमसीक्यूज भी करवाऊंगा विच विल बी पर्टेनिंग टू बीसी पुन्यास चैप्टर 1, 2 एंड 3। और बहुत सारा सिलेबस जो हमने इस स्लाइड में करा, इसके अकॉर्डिंगली भी क्वेश्चन होंगे। आपको मैं इन क्वेश्चंस पे इनसाइट्स दूंगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा, और आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ही अपने आप को इजीली आप उसको समझ पाएंगे, और आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। सो दैट वाज ऑल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।